हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्नोपीडिया। आज हम लोग क्लास 12 सेमेस्टर 3 का इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का चैप्टर 2 पढ़ते हैं, बायोडाइवर्सिटी। तो फर्स्ट हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी पढ़ते हैं। बायोडाइवर्सिटी का मतलब है अर्थ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म की वैरायटी और उनके बीच डिफरेंसेस। इसमें सिर्फ एनिमल्स और प्लांट्स की वैरायटी नहीं बल्कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जीन्स और डिफरेंट इकोसिस्टम भी इंक्लूड होते हैं। मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में कितने डिफरेंट टाइप के प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, उनके जेनेटिक डिफरेंसेस क्या है और कितने डिफरेंट हैबिटेट्स या इकोसिस्टम है, ये सब बायोडाइवर्सिटी का पार्ट है। बायोडाइवर्सिटी वर्ड रिलेटिवली मॉडर्न है। इस टर्म का डेवलपमेंट 1980s में हुआ। वॉल्टर जी रोसेन को जनरली बायोडाइवर्सिटी टर्म को कॉइन करने के क्रेडिट दिया जाता है। नेक्स्ट है स्कोप ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी का स्कोप बहुत वाइड है। इसका मतलब सिर्फ डिफरेंट प्लांट्स और एनिमल्स की काउंटिंग नहीं है बल्कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में जीन से लेकर स्पीसीज और कंप्लीट इकोसिस्टम तक की वैरायटी को इंक्लूड करना है। बायोडाइवर्सिटी को मेनली 3 लेवल्स पर समझा जा सकता है: जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी का मतलब है सेम स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म के जीन्स में डिफरेंस। एक ही स्पीसीज के सभी इंडिविजुअल एग्जैक्टली सेम नहीं होते, उनका कलर, साइज, रेसिस्टेंस, ग्रोथ और अदर कैरेक्टरिस्टिक में डिफरेंसेस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल राइस की डिफरेंट वैरायटीज़ या मैंगो की डिफरेंट वैरायटीज़ एक ही बेसिक स्पीसीज से रिलेटेड होते हुए भी डिफरेंट जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक रखती है। जेनेटिक डाइवर्सिटी स्पीसीज को चेंजिंग इन्वायरमेंटल कंडीशन, डिजीज और क्लाइमेट चेंजेस के अकॉर्डिंग अडेप्ट करने में हेल्प करती है। अगर जेनेटिक डाइवर्सिटी कम हो जाए तो पूरी स्पीसीज किसी डिजीज या इन्वायरमेंटल चेंज के लिए ज्यादा वल्नरेबल हो सकती है। सेकेंड है स्पीसीज डाइवर्सिटी। स्पीसीज डाइवर्सिटी का मतलब है किसी पर्टिकुलर एरिया या इकोसिस्टम में डिफरेंट स्पीसीज की वैरायटी और उनकी रिलेटिव एबंडेंस। फॉर एग्जांपल एक फॉरेस्ट में डिफरेंट टाइप के ट्रीज, बर्ड्स, मैमल्स, इंसेक्ट, रेप्टाइल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं। जितनी ज्यादा डिफरेंट स्पीसीज और उनकी पॉपुलेशन की वैरायटी होगी उतनी ही उस एरिया की स्पीसीज डाइवर्सिटी जनरली हाई होगी। हर स्पीसीज इकोसिस्टम में एक पर्टिकुलर रोल प्ले करती है। जैसे प्लांट प्रोड्यूसर होते हैं, एनिमल कंज्यूमर और माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोजिशन में हेल्प करते हैं। इसीलिए स्पीसीज डाइवर्सिटी इकोसिस्टम के बैलेंस और फंक्शनिंग के लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी का मतलब है अर्थ पर प्रेजेंट डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम की वैरायटी। ठीक है, फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, वेटलैंड, रिवर, लेक, माउंटेन, ओशियन और कोस्टल इकोसिस्टम सब डिफरेंट इकोसिस्टम है। हर इकोसिस्टम में क्लाइमेट, सॉइल, वाटर, प्लांट, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कॉम्बिनेशन डिफरेंट होता है। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट है क्योंकि डिफरेंट इकोसिस्टम डिफरेंट इकोलॉजिकल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे फूड, वाटर प्योरिफिकेशन, सॉइल फॉर्मेशन, क्लाइमेट रेगुलेशन और हैबिटेट फॉर ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का इम्पोर्टेंस सिर्फ इस बात से नहीं होता कि अर्थ पर कितनी स्पीसीज या प्लांट्स और एनिमल्स की वैरायटीज़ है। एक्चुअली बायोडाइवर्सिटी का मेन इम्पोर्टेंस ये है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और इकोसिस्टम को प्रॉपरली फंक्शन करने में अपना रोल प्ले करते हैं। अगर किसी इकोसिस्टम से एक इम्पॉर्टेंट स्पीसीज डिसअपियर हो जाए तो उसका इफेक्ट दूसरी स्पीसीज और पूरे इकोसिस्टम पर पड़ सकता है। इसीलिए बायोडाइवर्सिटी इकोलॉजिकल बैलेंस और इकोसिस्टम स्टेबिलिटी मेंटेन करने में इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। बायोडाइवर्सिटी की इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस का मतलब है कि डिफरेंट प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म इकोसिस्टम को स्टेबल, बैलेंस्ड और प्रॉपरली फंक्शनिंग बनाने में क्या रोल प्ले करते हैं। नेचर में भी कोई भी ऑर्गेनिज्म कम्प्लीटली सेपरेट नहीं होता। हर ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दूसरे ऑर्गेनिज्म से कनेक्टेड होता है। फॉर एग्जांपल प्लांट प्रोड्यूसर होते हैं और फूड चेन का बेसिक बेस प्रोवाइड करते हैं। हर्बीवोर्स प्लांट पर डिपेंड करते हैं, कार्निवोर्स हर्बीवोर्स पर डिपेंड रहते हैं और डिकम्पोजर डेड प्लांट्स और एनिमल्स को ब्रेक डाउन करके न्यूट्रिएंट्स को सॉइल में वापस रिटर्न करते हैं। बायोडाइवर्सिटी फूड चेन और फूड वेब को स्टेबल बनाती है। अगर एक स्पीसीज की पॉपुलेशन कम हो जाए तो उससे फूड वेब को अदर ऑर्गेनिज्म भी इफेक्ट हो सकते हैं। डिफरेंट स्पीसीज इकोसिस्टम को इन्वायरमेंटल चेंजेस, डिजीज और नेचुरल डिस्टर्बेंसेस के अगेंस्ट मोर रेसिलिएंट बनाती है। बायोडाइवर्सिटी पॉलिनेशन, सीड डिस्पर्सल,
डिकम्पोजिशन, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग और सॉइल फॉर्मेशन जैसे इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल प्रोसेसेस में भी हेल्प करती है। बायोडाइवर्सिटी इकोसिस्टम सर्विसेज को भी सपोर्ट करती है। फॉरेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब करना और क्लाइमेट रेगुलेशन करने में हेल्प करते हैं। वेटलैंड्स वाटर को फिल्टर कर सकते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिएंट्स को रेगुलेट करते हैं। इसीलिए बायोडाइवर्सिटी इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी, स्टेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी मेंटेन करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नेक्स्ट है बायोडाइवर्सिटी की इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस का मतलब है कि डिफरेंट प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म ह्यूमंस को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फूड, रॉ मटेरियल, मेडिसिन और लिवलीहुड प्रोवाइड करते हैं। एग्रीकल्चर बायोडाइवर्सिटी पर बहुत डिपेंड करती है। डिफरेंट क्रॉप और उनकी वैरायटीज़ हमें फूड प्रोवाइड करती है और जेनेटिक डाइवर्सिटी फ्यूचर में बेटर क्रॉप्स डेवलप करने में यूजफुल होती है। फॉरेस्ट से हमें बैम्बू, फाइबर, फ्रूट, नट्स, हनी, मेडिसिनल प्लांट और फ्यूल जैसे रिसोर्सेज मिलते हैं। रिवर, लेक और ओशन की बायोडाइवर्सिटी फिशरीज को सपोर्ट करती है, जिससे मिलियंस ऑफ पीपल को फूड और इनकम मिलती है। मेनी मेडिसिन्स भी प्लांट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन नेचुरल कंपाउंड पर बेस्ड होती है। बायोडाइवर्सिटी एम्प्लॉयमेंट और लिवलीहुड का भी इम्पॉर्टेंट सोर्सेज है। एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, हैंडीक्राफ्ट और इको टूरिज्म जैसे सेक्टर्स डायरेक्टली नेचुरल रिसोर्सेज पर डिपेंड करते हैं। ब्यूटीफुल फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ एरियाज, बीचेस और नेशनल पार्क्स टूरिज्म को अट्रैक्ट करते हैं, जिससे लोकल कम्युनिटीज़ और इकोनॉमी को इनकम मिल सकती है। नेक्स्ट है बायोडाइवर्सिटी का कल्चर और सोशल इम्पोर्टेंस ये है कि नेचर के डिफरेंट प्लांट, एनिमल, फॉरेस्ट, रिवर्स और लैंडस्केप का ह्यूमन सोसाइटी के ट्रेडिशन, बिलीफ्स, फेस्टिवल, आर्ट और डेली लाइफ से स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रहा है। डिफरेंट कम्युनिटीज़ अपने सराउंडिंग नेचुरल इन्वायरमेंट से कनेक्टेड होती है। कुछ प्लांट और एनिमल्स को रिलीजियस या स्केर्ड इम्पोर्टेंस दी जाती है और उनसे रिलेटेड स्टोरीज, ट्रेडिशंस और कस्टम जनरेशन से पास होते आए हैं। बायोडाइवर्सिटी लोकल कल्चर और आइडेंटिटी को भी मेंटेन करने में हेल्प करती है। ट्राइबल और रूरल कम्युनिटीज़ के लिए फॉरेस्ट, रिवर और वाइल्ड लाइफ सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज नहीं होता। ट्रेडिशनल नॉलेज में प्लांट्स के मेडिसिनल यूजेस, फार्मिंग प्रैक्टिसेस और नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट की इंफॉर्मेशन भी इंक्लूड होती है। नेचर का सोशल इम्पोर्टेंस भी है। पार्क, फॉरेस्ट, रिवर और वाइल्ड लाइफ एरिया रिक्रिएशन, टूरिज्म, एजुकेशन और आउटडोर एक्टिविटीज़ के अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। बायोडाइवर्सिटी लोगों को नेचर के साथ कनेक्शन करती है और इन्वायरमेंटल अवेयरनेस डेवलप करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट है एस्थेटिक एंड रिक्रिएशनल सिग्निफिकेंस। बायोडाइवर्सिटी की एस्थेटिक सिग्निफिकेंस का मतलब है कि नेचर के डिफरेंट फॉर्म जैसे ब्यूटीफुल फ्लावर्स, फॉरेस्ट, माउंटेन, रिवर, बर्ड्स, बटरफ्लाई और वाइल्ड लाइफ हमारे सराउंडिंग्स को ब्यूटीफुल बनाती है। नेचुरल ब्यूटी से ह्यूमंस को पीस, हैप्पीनेस और मेंटल रिलैक्सेशन मिल सकती है। नेचर आर्टिस्ट, फोटोग्राफर्स, राइटर्स और अदर क्रिएटिव पीपल को इंस्पिरेशन भी प्रोवाइड करती है। इसीलिए बायोडाइवर्सिटी का इम्पोर्टेंट सिर्फ साइंटिफिक या इकोनॉमिक नहीं बल्कि ब्यूटी और इमोशनल वेलबींग के लिए भी है। बायोडाइवर्सिटी की रिक्रिएशनल सिग्निफिकेंस का मतलब है कि नेचुरल एरियाज लोगों को डिफरेंट लेजर और आउटडोर एक्टिविटीज़ के अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है। नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज, फॉरेस्ट, बीचेस, लेक्स और माउंटेन्स में पीपल नेचर वॉक, बर्ड वॉचिंग, वाइल्ड लाइफ ऑब्जर्वेशन, फोटोग्राफी, ट्रेकिंग और टूरिज्म जैसे एक्टिविटीज़ इंजॉय कर सकते हैं। इको टूरिज्म के थ्रू लोग नेचर को इंजॉय करने के साथ साथ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के इम्पोर्टेंस को भी समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट आप लोगों के बुक में दिया हुआ है लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी को जनरली 3 मेन लेवल्स में डिवाइड किया जाता है: जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। ये 3 लेवल्स हमें बताते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में वैरायटी जीन से लेकर कंप्लीट इकोसिस्टम तक कैसे प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसको मैं आप लोगों को शॉर्ट में बता देती हूँ क्योंकि पहले भी मैंने आप लोगों को बताया है इसके बारे में। तो
जेनेटिक डाइवर्सिटी का मतलब सेम स्पीसीज के इंडिविजुअल में जीन्स के डिफरेंसेस, जैसे राइस की डिफरेंट वैरायटीज, ठीक है। स्पीसीज डाइवर्सिटी का मतलब किसी एरिया में डिफरेंट स्पीसीज की वैरायटी, जैसे फॉरेस्ट में ट्रीज, बर्ड्स, इंसेक्ट और मैमल्स के डिफरेंट स्पीसीज। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी का मतलब डिफरेंट इकोसिस्टम की वैरायटी, जैसे फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, वेटलैंड, डेजर्ट, रिवर और ओशन। इसीलिए बायोडाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट जीन, स्पीसीज, इकोसिस्टम तीनों लेवल को कवर करता है। नेक्स्ट है डोमेस्टिक बायोडाइवर्सिटी। इसका एक पॉइंट है जो पहले मैंने आप लोगों को नहीं बताया। तो फॉर डोमेस्टिक डाइवर्सिटी का मतलब है घर, गार्डन, फार्म या ह्यूमन मैनेज्ड एरिया में प्रेजेंट डिफरेंट टाइप्स के लिविंग ऑर्गेनिज्म की वैरायटी। इसमें मेनली वो प्लांट्स और एनिमल्स आते हैं जिन्हें ह्यूमंस फूड, फार्मिंग, डेकोरेशन, लिव स्टॉक या अदर यूजफुल पर्पज के लिए मेंटेन करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक फार्म में डिफरेंट वैरायटीज ऑफ राइस, व्हीट, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और डिफरेंट ब्रीड्स ऑफ कैटल, गोट्स, पोल्ट्री एक्सेट्रा हो सकते हैं। इन डिफरेंट वैरायटीज और ब्रीड्स में जेनेटिक डिफरेंसेस भी होते हैं जो डोमेस्टिक बायोडाइवर्सिटी का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। फार्मर्स ट्रेडिशनली डिफरेंट क्रॉप्स वैरायटीज़ को मेंटेन करते आए हैं बिकॉज कुछ वैरायटीज़ ड्राउट, पेस्ट, डिजीज या पर्टिकुलर सॉइल कंडीशंस के लिए बेटर स्विचेबल होती है। डोमेस्टिक बायोडाइवर्सिटी का इकोनॉमिक और फूड सिक्योरिटी इम्पोर्टेंस भी है, ठीक है। डिफरेंट क्रॉप्स और एनिमल्स ब्रीड अवेलेबल होने से ह्यूमन को फूड और अदर रिसोर्सेज की वैरायटी मिलती है। अगर एक क्रॉप डिजीज या इन्वायरमेंटल चेंज से इफेक्ट हो जाए तो अदर वैरायटीज यूजफुल हो सकती है। नेक्स्ट है एग्रीकल्चरल बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया। इंडिया में एग्रीकल्चरल बायोडाइवर्सिटी का मतलब है फार्मिंग से रिलेटेड डिफरेंट क्रॉप्स, क्रॉप लाइफ स्टॉक ब्रीड्स और ट्रेडिशनल फार्मिंग प्रैक्टिसेस की डाइवर्सिटी। इंडिया में क्लाइमेट, सॉइल और ज्योग्राफी बहुत डाइवर्स है, इसीलिए डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट क्रॉप्स और फार्मिंग सिस्टम डेवलप हुए हैं। ये डाइवर्सिटी फूड सिक्योरिटी, फार्मर की लिवलीहुड और इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट है क्रॉप्स। इंडिया में बहुत सारी क्रॉप्स और उनकी ट्रेडिशनल वैरायटीज ग्रो की जाती है। मेजर फ्रूट क्रॉप्स में राइस, व्हीट, मेज, मिलेट, पल्सेस एक्सेट्रा इंक्लूड है। इसके अलावा ऑयल सीड, फ्रूट, वेजिटेबल, स्पाइसेस और मेडिसिनल प्लांट भी एग्रीकल्चरल बायोडाइवर्सिटी का पार्ट है। डिफरेंट रीजन्स में लोकली अडॉप्टेड वैरायटीज़ मिलती हैं। फॉर एग्जांपल, राइस की बहुत सारी ट्रेडिशनल वैरायटीज़ डिफरेंट सॉइल, रेनफॉल और क्लाइमेट कंडीशंस के अकॉर्डिंग डेवलप हुई है। मिलेट्स भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मेनी मिलेट वैरायटीज़ रिलेटिवली ड्राई कंडीशंस में ग्रो कर सकती है। नेक्स्ट है लिव स्टॉक। एग्रीकल्चरल बायोडाइवर्सिटी में लिव स्टॉक डाइवर्सिटी भी इम्पॉर्टेंट है। इंडिया में कैटल, बफेलो, गोट, शीप, पोल्ट्री, कैमल, याक एक्सेट्रा की डिफरेंट ब्रीड्स पाई जाती है। डिफरेंट ब्रीड्स की डिफरेंट क्वालिटीज़ होती है। कुछ मिल्क प्रोडक्शन, कुछ मीट, वूल, ड्रॉट, वर्क या लोकल क्लाइमेट कंडीशंस के लिए स्विचेबल होती है। लोकल ब्रीड्स को कंजर्व करना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उनमें पर्टिकुलर डिजीज़ और इन्वायरमेंटल कंडीशंस के अगेंस्ट यूजफुल कैरेक्टरिस्टिक हो सकते हैं। नेक्स्ट है ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल। इंडिया कि ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर में फार्मर्स ने जेनरेशन के एक्सपीरियंस से लोकल क्रॉप, सीड और फार्मिंग टेक्निक डेवलप की हैं। ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस में मिक्स्ड क्रॉपिंग, क्रॉप रोटेशन, इंटरक्रॉपिंग, ऑर्गेनिक मैन्योर, ट्रेडिशनल सीड सिलेक्शन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और लोकल इरिगेशन मेथड जैसे प्रैक्टिसेस इंक्लूड हो सकते हैं। फार्मर्स लोकल इन्वायरमेंटल कंडीशंस को समझकर क्रॉप सेलेक्ट करते हैं। ट्रेडिशनल नॉलेज एग्रीकल्चरल बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नेक्स्ट है कंजर्वेशन एफर्ट्स। तो एग्रीकल्चरल बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए ट्रेडिशनल सीड वैरायटीज़ और लीव स्टॉक ब्रीड्स को प्रोटेक्ट करना इम्पॉर्टेंट है। फार्मर्स सीड सेविंग और कम्युनिटी लेवल सीड एक्सचेंज के थ्रू लोकल वैरायटीज़ को मेंटेन कर सकते हैं। सीड बैंक्स, जीन बैंक्स, एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, बोटानिकल गार्डन और लीव स्टॉक कंजर्वेशन प्रोग्राम भी जेनेटिक रिसोर्सेज को प्रिजर्व करने में हेल्प करते हैं। इंडिया में नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज
NVPGR जैसे इंस्टीट्यूशंस प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज के कंजर्वेशन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फार्मर्स को ट्रेडिशनल वैरायटीज़ ग्रो करने और सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करने के लिए इनकरेज करना भी कंजर्वेशन का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी का मतलब है किसी एरिया या पूरी अर्थ पर स्पीसीज जेनेटिक डाइवर्सिटी या इकोसिस्टम का रेड्यूस होना या स्पीसीज का कम्प्लीटली डिसअपियर हो जाना। बायोडाइवर्सिटी लॉस नेचुरल रीज़न से भी हो सकता है, लेकिन आज के टाइम में इसका मेजर रीज़न ह्यूमन एक्टिविटीज़ है। जब बायोडाइवर्सिटी लॉस होती है तो फूड चेन, इकोसिस्टम, नेचुरल रिसोर्सेज और ह्यूमन लिवलीहुड सब इफेक्ट हो सकता है। फर्स्ट है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन एंड फ्रैगमेंटेशन। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन का मतलब है एनिमल्स और प्लांट के नेचुरल होम्स का डिस्ट्रॉय होना। फॉरेस्ट को एग्रीकल्चर, रोड, इंडस्ट्रीज, सिटीज़ और माइनिंग के लिए क्लियर करना इसका एग्जाम्पल है। जब एक लार्ज हैबिटेट को छोटे छोटे आइसोलेटेड पीस में डिवाइड कर दिया जाता है, इसे हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन कहते हैं। इससे एनिमल को फूड, शेल्टर और ब्रीडिंग पार्टनर फाइंड करना डिफ़िकल्ट हो सकता है। अब इसका एग्जाम्पल है इंडिया में फॉरेस्ट को रोड, रेलवे लाइन, डैम्स और अर्बन डेवलपमेंट के लिए डिवाइड करने से एलिफेंट, टाइगर और अदर वाइल्ड लाइफ के हैबिटेट्स फ्रैगमेंटेड हो सकते हैं। वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर के ब्रेक होने से एनिमल्स के मूवमेंट में डिफ़िकल्टी आ सकती है। नेक्स्ट है ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ओवर एक्सप्लॉयटेशन का मतलब है नेचुरल रिसोर्सेज को उनकी नेचुरल रिकवरी कैपेसिटी से ज़्यादा यूज़ करना है। एक्सेसिव हंटिंग, फिशिंग, लॉगिंग और कलेक्शन ऑफ प्लांट बायोडाइवर्सिटी को रिड्यूस कर सकते हैं। अब इसका एग्जाम्पल है एग्रीकल्चरल फील्ड से फर्टिलाइजर और केमिकल रिवर या लेक में इंटर कर सकते हैं, जिससे यूट्रोफिकेशन हो सकती है। एक्सेस न्यूट्रिएंट्स एल्गी की एक्सेसिव ग्रोथ काउज करते हैं और वाटर में ऑक्सीजन रिड्यूस होने से फिश और अदर एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म अफेक्टेड हो सकती है। नेक्स्ट है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज टेम्परेचर, रेनफॉल पैटर्न्स, सी लेवल और एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स को चेंज कर रहा है। बहुत सी स्पीसीज स्पेसिफिक टेम्परेचर और इन्वायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग अडेप्टेड होती है। जब इन्वायरमेंट रैपिडली चेंज होती है तो कुछ स्पीसीज के लिए सर्वाइव और रिप्रोड्यूस करना डिफ़िकल्ट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल कोरल रीफ्स राइजिंग सी टेम्परेचर के लिए हाईली सेंसिटिव है। हाई टेम्परेचर से कोरल ब्लीचिंग हो सकती है, जिससे कोरल इकोसिस्टम और उन पर डिपेंडेंट मैरीन स्पीसीज अफेक्ट होती है। नेक्स्ट है इन्वेसिव स्पीसीज। इन्वेसिव स्पीसीज ऐसी नॉन नेटिव स्पीसीज होती है जो किसी नए इकोसिस्टम में इंट्रोड्यूस होने के बाद रैपिडली स्प्रेड करके नेटिव स्पीसीज को कंप्लीट या हार्म कर सकती है। ये फूड, वाटर, स्पेस और न्यूट्रिएंट्स के लिए नेटिव ऑर्गेनिज्म और कंपटीशन कर सकती है। फॉर एग्जांपल इंडिया में लंटाना कमारा एक वेल नोन इन्वेसिव प्लांट है। ये फॉरेस्ट और अदर नेचुरल हैबिटेट्स में रैपिडली स्प्रेड करके नेटिव प्लांट के ग्रोथ को अफेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट है इफेक्ट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। इफेक्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। बायोडाइवर्सिटी लॉस का इफेक्ट सिर्फ प्लांट और एनिमल तक लिमिटेड नहीं होता। इसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट इकोसिस्टम, इकोनॉमी, फूड सप्लाई और ह्यूमन हेल्थ पर भी पड़ सकता है। फर्स्ट पॉइंट है इकोसिस्टम इंस्टेबिलिटी। बायोडाइवर्सिटी इकोसिस्टम को स्टेबल और बैलेंस रखने में हेल्प करती है। जब इम्पॉर्टेंट स्पीसीज की पॉपुलेशन डिक्रीज होती है या कोई स्पीसीज डिसअपियर हो जाती है तो फूड चेन और फूड वेब डिस्टर्ब हो सकते हैं। एक स्पीसीज के डिक्लाइन का इफेक्ट दूसरी डिपेंडेंट स्पीसीज पर भी पड़ सकता है। फॉर एग्जांपल अगर किसी इकोसिस्टम में प्रेडेटर्स की पॉपुलेशन बहुत कम हो जाए तो उनके प्रे की पॉपुलेशन एक्सेसिवली इंक्रीज हो सकती है। इससे वेजिटेशन पर प्रेशर बढ़ सकता है और पूरा फूड वेब डिस्टर्ब हो सकता है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक लॉसेस। बायोडाइवर्सिटी लॉस से उन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को नुकसान हो सकता है जो नेचर और नेचुरल रिसोर्सेज पर डिपेंड करती है। एग्रीकल्चर, फिशरीज, फॉरेस्ट्री और टूरिज्म जैसे सेक्टर्स बायोडाइवर्सिटी से क्लोजली कनेक्टेड हैं। स्पीसीज और इकोसिस्टम के डिक्लाइन से रिसोर्सेज कम हो सकते हैं और लिवलीहुड अफेक्ट हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर फिश पॉपुलेशन ओवरफिशिंग या पॉल्यूशन की वजह से शार्पली डिक्लाइन करे तो फिशरमैन की इनकम रिड्यूस हो सकती है और फिशिंग इंडस्ट्री को इकोनॉमिक लॉस हो सकता है। इसी तरह वाइल्ड लाइफ डिक्लाइन से
नेचर बेस्ड टूरिज्म भी इफेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट है रेड्यूस्ड फूड स्कार्सिटी। बायोडाइवर्सिटी एग्रीकल्चर को डिफरेंट क्रॉप्स, वैरायटीज़ और जेनेटिक रिसोर्सेज प्रोवाइड करती है। अगर एग्रीकल्चरल बायोडाइवर्सिटी रेड्यूस हो जाए तो फूड सिस्टम पर्टिकुलर डिजीज, पेस्ट और क्लाइमेट चेंज के लिए मोर वल्नरेबल हो सकती है। सिर्फ कुछ लिमिटेड क्रॉप वैरायटीज़ पर डिपेंडेंस रिस्क इंक्रीज कर सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर फार्मर सिर्फ एक ही क्रॉप वैरायटी पर डिपेंड कर रहे और कोई न्यू डिजीज या पेस्ट उस वैरायटी को सेवरली डैमेज कर दे तो क्रॉप प्रोडक्शन में लार्ज डिक्लाइन हो सकता है। डिफरेंट वैरायटीज़ मेंटेन करने से ये रिस्क रिड्यूस किया जा सकता है। नेक्स्ट एंड लास्ट है हेल्थ इम्पैक्ट। बायोडाइवर्सिटी लॉस इनडायरेक्टली ह्यूमन हेल्थ को भी अफेक्ट कर सकता है। नेचर से ह्यूमंस को फूड, मेडिसिनल रिसोर्सेज, क्लीन वाटर और अदर इकोसिस्टम सर्विसेज मिलती है। बायोडाइवर्सिटी डिक्लाइन से इस सब सर्विस पर प्रेशर आ सकता है। इकोसिस्टम डिस्टर्बेंस कुछ सिचुएशन में डिजीज ट्रांसमिशन और ह्यूमन वाइल्ड लाइफ इंटरैक्शन के रिस्क को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फॉरेस्ट और नेचुरल इकोसिस्टम के डिस्टर्बेंस से ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ के कॉन्टैक्ट पैटर्न्स चेंज हो सकते हैं, जिससे कुछ इन्फेक्शियस डिजीज के ट्रांसमिशन का रिस्क इंक्रीज हो सकता है। साथ ही मेडिसिनल प्लांट और नेचुरल कंपाउंड की डाइवर्सिटी लॉस होने से फ्यूचर मेडिसिन डिस्कवरी के पोटेंशियल रिसोर्सेज भी रिड्यूस हो सकते हैं।